Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting classes, and in this lecture we'll continue Ind AS 111. So last lecture में हमने अंडरस्टैंडिंग लिया था कि Ind AS 111 क्या है, व्हाट इज जॉइंट अरेंजमेंट। उसके बाद जॉइंट अरेंजमेंट के बाद ये चेक किया था हमें कि वेदर द जॉइंट अरेंजमेंट इज जॉइंट ऑपरेशन या फिर जॉइंट वेंचर, राइट। तो जॉइंट ऑपरेशन होगा तो फिर कैसा उसका अकाउंटिंग करना है, एंड जॉइंट वेंचर का क्या अकाउंटिंग होगा, आज इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव अ स्मॉल रिकैप कि इंड एस 111 क्या क्या था। इंड एस 111 में जॉइंट अरेंजमेंट होने के लिए वी शुड हैव अ जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल यानी क्या, दो या दो से ज्यादा लोग आए बिजनेस करने और बिजनेस में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो, राइट। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के साथ साथ यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए। अब यूनानिमस कंसेंट जो है ना कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में डिटरमाइन होगा कि वेदर इट इज क्लब्ड विद ऑल दी मेंबर्स या फिर एक बंच ऑफ पीपल आके वोट करे तो वो यूनानिमस कंसेंट माना जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट ऑपरेशन इन जॉइंट वेंचर्स। तो जॉइंट ऑपरेशंस क्या है, अरेंजमेंट विच आर नॉट स्ट्रक्चर्ड थ्रू अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो लास्ट लेक्चर में जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो फिर एक ही चीज बताया था कि जॉइंट ऑपरेशन को पहचानना कैसा है सर, ठीक है। कैसे पहचानना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले कि whether the entity is through a joint separate vehicle in the sense यानी क्या, दो लोग आए साथ में और वो तीसरा एंटिटी बना है, ठीक है। एक एंटिटी बना है और वो एंटिटी के नाम पे बिजनेस कर रहा है, राइट। और उसके साथ साथ में जब एंटिटी के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं तो ये जो दो पार्टी है, ये दो पार्टी है ना, ये दो पार्टी को उस पर्टिकुलर एंटिटी का एसेट्स में या लाइबिलिटीज में इंडिविजुअल शेयर नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल यानी क्या, यानी असेट है, असेट में इसका शेयर और दूसरे मतलब दोनों पार्टी का शेयर, लाइबिलिटीज में दोनों पार्टी का शेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एंटिटी का नेट एसेट्स या नेट प्रॉफिट में शेयर होना चाहिए, तब जाके हम क्या मानेंगे, इट इज अ जॉइंट वेंचर। अगर समझो ये सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू है और यहाँ पे दोनों पार्टीज को इंडिविजुअल एसेट में शेयर है तो फिर उस केस में क्या मानेंगे, जॉइंट ऑपरेशन। या फिर समझो सर अगर जॉइंट सेपरेट व्हीकल के थ्रू बनाई ही नहीं है एंटिटी, बरोबर, सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू बना ही नहीं है, एंड द पार्टीज टू जॉइंट अरेंजमेंट हैव द राइट टू इंडिविजुअल एसेट एंड ऑब्लिगेशन फॉर द लायबिलिटीज, तो फिर उस केस में हम क्या मानेंगे, इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन। तो सिंपली अगर बोलूं मैं, यहाँ अनलिमिटेड, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होगा, बरोबर। तो यही हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके रिलेटेड एक मस्त क्वेश्चन है जो आरटीपी में आया था, आज वो देखते हो। क्वेश्चन नंबर 14 था वो, 14। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 विच वाज इन आरटीपी मई 2022। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो एक बार। क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस। एक, X and Y Limited manufactured a similar type of mobile phones from a joint arrangement to manufacture and sell the mobile phones। तो फिर X and Y जो है ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग इन सिमिलर टाइप ऑफ फोन्स है, ठीक है। फॉर्म्स जॉइंट अरेंजमेंट, एक जॉइंट अरेंजमेंट बनाया है इन्होंने टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द मोबाइल फोन्स। अंडर द टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट बोथ X and Y आर टू यूज देयर ओन असेट्स। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओन असेट्स, यानी क्या, जो X है और जो Y है, इन लोग जो है एक तो सेपरेट एंटिटी अब तक तो नहीं बनाया, ठीक है। और साथ साथ में दे आर यूजिंग देयर ओन असेट, ओन असेट यानी खुद का असेट यूज करने वाले हैं। अब जब खुद का असेट यूज करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि ये जो एक्स एंड वाई है वो खुद के दम पे यानी कि इंडिविजुअल असेट में शेयर रखेंगे इन दैट एंटिटी, बरोबर, टू मैन्युफैक्चर द मोबाइल फोन्स एंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइबिलिटीज रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चर। यानी क्या, जो उनका रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है उसके रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी है उसके लिए लाइबल है। तो फिर इंडिविजुअल लाइबिलिटी जो भी है एंटिटी का अरेंजमेंट का उसके लिए भी लाइबल होगा, ठीक है। The arrangement also lays down the distribution revenues from the sale of the mobile phones and expenses incurred thereof
X Limited, however, has an exclusive control over the marketing and distribution function and does not require the consent of Y in this aspect. No separate entity is created for the arrangement. मतलब दूसरा entity create किया ही नहीं, तो फिर उसमें इसमें बताओ यहाँ पे whether this is a joint arrangement, joint operation या joint venture. बोलो क्या है? यहाँ पे कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है, पहली चीज. सेकेंड चीज क्या है, यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है वो जिसका लाइबिलिटीज वो बेयर करेगा, जिसका असेट वो यूज करेगा, जिसका मैन्युफैक्चरिंग है वो करेगा, वो खुद कर लेगा. बोलो व्हाट डू यू फील, इज दिस अ जॉइंट वेंचर और जॉइंट अरेंजमेंट, सॉरी जॉइंट ऑपरेशन? वेरी गुड, ये जॉइंट ऑपरेशन रहेगा. Continuing the above, what would be the classification of joint arrangement of X and Y? Both jointly control all the relevant activities of joint arrangement, including the marketing and distribution function. तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जो ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसमें सेम बोल रहा है कि यहाँ पे जो कंसेंट मार्केट कंसेंट जो मार्केटिंग है ना, किधर गया मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कौन देखता था? एक्स देखता था. अब क्या है, अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे दोनों भी देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे दोनों भी देखते हैं, तो इससे कोई कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि अगर जो क्लासिफिकेशन अपना मेन क्या है, एक सबसे पहले देखो कि वेदर इट इज थ्रू अ सेपरेट एंटिटी, नहीं. फिर उसके बाद देखो वेदर द पार्टीज टू द जॉइंट अरेंजमेंट हैव शेयर इन नेट एसेट्स. यहाँ पे शेयर इन नेट एसेट्स नहीं है, शेयर इन इंडिविजुअल एसेट्स है, राइट. तो फिर उस केस में दिस विल आल्सो बी अ जॉइंट ऑपरेशन. चलो, what would be the classification of joint arrangement if under the terms of arrangement a separate entity is created to manufacture the mobile phones? अच्छा, तो यहाँ पे this is a biased question. अब क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि क्लासिफिकेशन के बेसिस में जॉइंट अरेंजमेंट दिया है, तो यहाँ पे ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है ना वो सेपरेट एंटिटी के थ्रू बनाया है. तो अगर सेपरेट एंटिटी है तो अपना पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया ना, क्या कि इट शुड बी थ्रू अ सेपरेट एंटिटी फॉर बीइंग अ जॉइंट वेंचर, बरोबर. तो यहाँ पे ये तो सेपरेट एंटिटी है, बट यहाँ पे लाइबिलिटीज कुछ बताया नहीं है. यहाँ पे तो लाइबिलिटीज कुछ बताया नहीं ना कि असेट्स या लाइबिलिटीज कैसा होगा. ऊपर क्या बोल रहा है अपना, इन द फर्स्ट क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है कि द लाइबिलिटीज विल बी ऑफ द पार्टनर्स ओनली ना, पार्टनर्स यानी पार्टीज टू द जॉइंट अरेंजमेंट. कहा था लाइबिलिटीज वाला पार्ट? हाँ देखो, both are responsible for the liabilities related to their respective manufacturer. और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खुद के assets यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर ध्यान रखना, तो तुम्हें एक बायस्ड आंसर देना पड़ेगा. तुम्हें भी क्या देना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग यू विल राइट दैट इट इज थ्रू अ सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट. तो सेपरेट लीगल एंटिटी है इफ पार्टनर्स हैव द शेयर इन नेट एसेट्स और नेट प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी, net profit of the separate legal entity, then in that case it would be a joint venture. क्या बोला मैंने? अगर जो parties to the arrangement है वो लोगों का जो शेयर है it has to be in the net assets of the entity, right. अगर वैसा है then in that case it is a joint venture. अगर वैसा नहीं है and the parties have the share in individual asset and the obligation to pay off the liabilities of the entity, तो फिर in that case that will be a joint operation. तो यहाँ पे क्या है, एक बायस्ड आंसर है, तो दोनों तरफ से बताना पड़ेगा तुम्हें. इज दैट क्लियर? बोलो. समझा या नहीं? पक्का? चलो, तो वही बोल रहा था क्या, इन केस इट इज थ्रू अ सेपरेट एंटिटी तो जाओगे सेकेंड कंडीशन में, क्या नेट एसेट्स में शेयर है या फिर नेट प्रॉफिट है. फिर ये दोनों हो गया तो जॉइंट वेंचर है. अगर नहीं है, ये सेपरेट व्हीकल के थ्रू है बट इंडिविजुअल असेट एंड लाइबिलिटीज के अगेंस्ट इनका शेयर है. अब ये इंडिविजुअल लाइबिलिटीज एंड शेयर क्या बोल रहा हूँ, अगर वो समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू अकाउंटिंग ऑफ दी दैट पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर या फिर जॉइंट ऑपरेशन का सॉल्व करेंगे. जॉइंट वेंचर का हमने इंडेक्स 28 में देख लिया है. तो यहाँ पे इंडिविजुअल असेट क्या बोल रहा हूँ वो अभी क्वेश्चन करते हुए समझ में आएगा. अभी समझ लो कि इंडिविजुअल असेट और लाइबिलिटी में अगर शेयर है then in that case it is a joint operation. Okay,
Continuing with above, the joint arrangement means the manufacturing of mobile phones on the common platform, but the output of joint arrangement is purchased by both X and Y in the ratio of 50-50%. The joint arrangement cannot sell output to the third parties. The price of the output sold to X and Y are set by the parties to the arrangement to cover the production cost and other administrative cost of the joint arrangement entity. तो यहाँ पे एक और चीज बता, क्या जो अरेंजमेंट है मैन्युफैक्चरिंग करने का मोबाइल्स को, वो क्या हो रहा है, जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट किसको बेचेंगे, एक्स एंड वाई को ही बेचेंगे, बट एट व्हाट प्राइस, डिटरमाइंड बाय एक्स एंड वाई. प्राइस भी कौन डिटरमाइन करेगा, एक्स एंड वाई, बराबर. तो प्राइस भी एक्स एंड वाई डिटरमाइन करेगा, आउटपुट भी एक्स एंड वाई कंज्यूम करेगा. तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज बताया था कि अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस है, देन इन दैट केस दिस विल बी अ जॉइंट ऑपरेशन. क्या होगा ये, जॉइंट ऑपरेशन. क्यों, क्योंकि देखो समझो यहाँ पे ये जॉइंट अरेंजमेंट है, इसने उसके पार्टीज को एक्स एंड वाई को मोबाइल्स बेच दिया मैन्युफैक्चरिंग करके. अब जॉइंट अरेंजमेंट ने किसी जगह से लाइबिलिटी किया होगा, यानी समझो मोबाइल का पार्ट्स परचेज करने बहुत सारे लाइबिलिटीज हो गए ना, तो ये लाइबिलिटीज को सेटल करने किसके ऊपर डिपेंडेंट होना होगा, एक्स एंड वाई के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर इससे कैश फ्लो जाएगा, जो एक्स एंड वाई से कैश फ्लो जाएगा, तब जाके ये पे कर पाएगा ना जॉइंट अरेंजमेंट, अदरवाइज इट वोंट. तो अल्टीमेटली इफ जनरल सेंस में बताओ तो एक्स एंड वाई के ऊपर जॉइंट अरेंजमेंट डिपेंडेंट है, यानी क्या, एक्स एंड वाई लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, यानी क्या ये लाइबिलिटी जो है ना जॉइंट अरेंजमेंट का, वो अल्टीमेटली किसके ऊपर आ रहा है, एक्स एंड वाई के ऊपर आ रहा है. सिमिलर फिर कंडीशंस लगाएंगे, अगर इंडिविजुअल लाइबिलिटीज में अगर शेयर है तो फिर इन दैट केस इट विल बी अ जॉइंट ऑपरेशन. ठीक है, चलो. Would your answer in 5 above be different if X and Y sold their respective share of output to the third parties? अब क्या बोल रहा है कि जॉइंट अरेंजमेंट तो सेम X एंड Y को ही बेच रहा है, बराबर. जॉइंट अरेंजमेंट इज सेलिंग इट्स आउटपुट टू X एंड Y, बट X एंड Y जो है ना, इन लोग थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं, ये जो है ना, ये थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं. अगेन मैंने फिर से एक बताया था कि अगर जॉइंट अरेंजमेंट से डायरेक्टली थर्ड पार्टी को जा रहा है और बाकी के कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं कि ये सेपरेट एंटिटी के थ्रू है एंड नेट एसेट्स में शेयर है, इन दैट केस विल कंसीडर इट एज अ जॉइंट वेंचर. बट अगर ये पहले एक्स को जा रहा है, यानी पार्टीज टू द जॉइंट अरेंजमेंट, फिर उसके बाद थर्ड पार्टी को जा रहा है, तो फिर इन दैट केस ये जो थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं ना, दिस विल नॉट चेंज द क्लासिफिकेशन. क्यों, अल्टीमेटली जॉइंट अरेंजमेंट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई ओनली, बरोबर. अगर ये डायरेक्टली थर्ड पार्टी को जाता है, जॉइंट अरेंजमेंट का डायरेक्टली थर्ड पार्टी को जाता है, तो फिर इन दैट केस हम क्या मान सकते थे, ये जॉइंट वेंचर मान सकते थे. बट यहाँ पे एक्स के बाद पहले एक्स के एंड वाई के पास जाएगा, बरोबर, और उन लोग फिर थर्ड पार्टी को बेचेंगे. तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सेम अपना जो क्लासिफिकेशन है वही रहेगा, एंड दिस केस दिस विल आल्सो बी अ जॉइंट ऑपरेशन ओनली. राइट, समझ में आ रहा है ना, या फिर फास्ट जा रहा हूँ थोड़ा. देखो, assume in 5 about the contractual terms of arrangement were modified so that the joint arrangement entity is not obliged to sell output to X and Y but was able to sell output to the third parties. अच्छा, तो लास्ट चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जो आउटपुट है वो X and Y को नहीं बेच रहे, ये डायरेक्टली थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं. इन दैट केस वी कैन कंसीडर इट एज अ जॉइंट वेंचर. अब जॉइंट वेंचर कब करेंगे हम, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, हाँ है सर. थर्ड मतलब सेकंड थर्ड पार्टी को बेच रहे आउटपुट, यस, बट यहाँ पे लाइबिलिटी भी देखना पड़ेगा क्या है. एक बार क्या अजम्पशन लिया वो देखेंगे. ये देखो, इवन इफ एक्स एंड वाई सोल्ड देयर रिस्पेक्टिव, अच्छा ये इनकम्प्लीट है. चलो क्वेश्चन आंसर इनकम्प्लीट है, ये आंसर अपडेट कर देता हूं मैं. बट लास्ट जो ये केस स्टडी है ना, लास्ट क्वेश्चन जो है, assume in step 5 or step 4 about contractual terms arrangement were modified so that the joint arrangement entity is not obliged to sell the output to X and Y but was able to sell to the third parties. तो थर्ड पार्टीज को बेच रहा है,
यहाँ पे हम जॉइंट वेंचर मान सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट वी हैव टू चेक द शेयर ऑफ द पार्टीज। जो एक्स एंड वाई है ना, उनका शेयर देखना है कि नेट एसेट्स में है या इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज में है। तो नेट एसेट्स में है तो जॉइंट वेंचर, अगर इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज है तो जॉइंट ऑपरेशन रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम, फर्दर असेसमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, इज दैट क्लियर क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बस अपने को क्या करना था, जॉइंट ऑपरेशन है या जॉइंट वेंचर है वो बताना था। ठीक है, क्लियर है? बोलो। चलो देन चलते हैं अकाउंटिंग ऑफ द जॉइंट अरेंजमेंट। जॉइंट अरेंजमेंट का अकाउंटिंग कैसा कर सकते हैं? अगर मैं जॉइंट वेंचर की बात करूं तो हमने दो टाइप देखा था ना, अभी जॉइंट ऑपरेशन देखा था और जॉइंट वेंचर देखा था। अगर जॉइंट वेंचर की बात करूं तो जॉइंट वेंचर का हम इंड AS 28 में इसका जो है ना हम अकाउंटिंग किया, यानी क्या, जो इक्विटी मेथड हम यूज किए ना, जो इक्विटी मेथड यानी इन्वेस्टमेंट प्लस फिर उसके बाद प्रॉफिट ऐड करते थे, फिर OCI में शेयर ऐड करते थे, माइनस कर देते डिविडेंड, बरोबर, और उसके बाद और कुछ एडिशनल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है तो उसको एडजस्ट करते थे। तो वो सेम टू सेम अकाउंटिंग जॉइंट वेंचर को अप्लीकेबल होता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। यानी क्या, इफ आई वुड से हियर जॉइंट वेंचर के केस में, जॉइंट वेंचर के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज बनाएंगे, एक SFS जो इंड AS 27 के हिसाब से, जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट विल बी शोड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, या फिर हम 28 बनाएंगे, या फिर नहीं और एक और बनाएंगे, इंड AS 27 के हिसाब से SFS और फिर उसके बाद और इंड AS 28 के हिसाब से कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और जॉइंट वेंचर का उसमें ऐसा दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, ऐसा एक सेपरेट लाइन डालेंगे। और इसका कंप्यूटेशन कैसा होगा, वही अपना जो इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, दिस इज नथिंग बट एन इक्विटी मेथड, ऐड करेंगे OCI, फिर लेस कर देंगे डिविडेंड। इक्विटी मेथड जब यूज करके करते थे ना तो सेम टू सेम, और पूरा इंडिया में हमने वही डिस्कस किया कि इक्विटी मेथड कैसे अप्लाई करना है, उसका अगर डिसकंटिन्यू किया तो क्या करना होगा, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, देन कम्स द जॉइंट ऑपरेशन। अब जॉइंट ऑपरेशन के केस में मैंने क्या बताया था, जो पार्टीज टू द जॉइंट ऑपरेशन है ना, उन लोग क्या रहते हैं, पार्टीज टू द जॉइंट ऑपरेशन उन लोग क्या करते हैं, उनको इंडिविजुअल असेट और इंडिविजुअल लायबिलिटी में उनका शेयर होता है, बरोबर। तो इंडिविजुअल असेट एंड इंडिविजुअल लायबिलिटी में जब शेयर होगा तो हमें कैसे करना होगा, तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? तो आज जो बताता हूँ विद एग्जांपल। Let's take an example of joint arrangement जिसमें बैंक बैलेंस है 50,000 का, PPE है 1 लाख का, और क्या होता है एसेट में, बिल्डिंग है समझो 5 लाख का। देन उसके बाद लेट्स गो टू लाइबिलिटीज साइड। अब लाइबिलिटीज में क्या क्या है, बैंक का लोन है 1 लाख का, राइट। फिर उसके बाद और क्या है, बोरोइंग से समझो, ये एग्जांपल है, बैंक लोन और बोरोइंग्स में क्या फर्क है पूछोगे फिर से, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 जो है ना वो बोरोइंग्स है, ओके सर। तो अब यहाँ पे हमें लगाना है कंसोलिडेशन, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। पार्टीज टू जॉइंट अरेंजमेंट कौन रहेगा, पार्टीज टू जॉइंट अरेंजमेंट है चिंकू एंड मिंकू। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, नाउ दी पॉइंट इज दैट चिंकू का शेयर निकालना है। क्या निकालना है, शेयर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एक और क्वेश्चन आना चाहिए, सर चिंकू एंड मिंकू है तो उस केस में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर रेशियो कैसा होगा, तो रेशियो में बोला यहाँ पे 50-50% है। ठीक है, PSR जो है वो 50-50% है, ओके। तो अब कैसा शेयर निकलेंगे, देखो चलो इसमें एक और भी चीज ऐड करते हैं, जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग पूरा का पूरा चिंकू का ही है, और यहाँ पे बोरोइंग्स जो है पूरा का पूरा बोल रहा है कि चिंकू ही भरेगा। तो यानी क्या,
शेयर ऑफ बिल्डिंग नहीं जाएगा किसको, मिंको को, बराबर, पूरा का पूरा किसको जाएगा, चिंकू को ही जाएगा, और ये बोरिंग पूरा का पूरा चिंकू ही लगाएगा। तो सोल्यूशन क्या रहेगा, देखो, इन दिस प्रपोर्शनेट ये को शेयर ऑफ चिंकू लिखते हैं, चिंकू, शेयर ऑफ चिंकू या चिंक्या, चिंकू। चलो कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो असेट्स आ गया। अब असेट्स में सबसे पहले क्या है, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में बैंक बैलेंस, अब बैंक बैलेंस इन द सेंस, बैंक बैलेंस कितना है यहाँ पे, बोलो, बैंक बैलेंस 50,000 है। 50,000 में से चिंकू का कितना परसेंट है, 50% है, तो 50% हम ले लेंगे यहाँ पे, 50,000 into 50%, this will be 25,000, is that clear? देन उसके बाद पीपीई है, सेम पीपीई का भी सेम करेंगे, 1 लाख है इंटू 50%, तो ये हो जाएगा 50,000। फिर उसके बाद आ जाएंगे बिल्डिंग, बरोबर, बिल्डिंग कितना है 50, सॉरी 50 नहीं 5 लाख है, ठीक है, 50 लाख, सॉरी 5 लाख जो है ना बिल्डिंग, वो पूरा का पूरा चिंकू हॉक का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया है, बराबर, क्या बताया है कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग किसका है, वो चिंकू का है। चलो आगे देखिए, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में अगर देखोगे तो सबसे पहले बैंक लोन है, बैंक लोन कितना है 1 लाख का, बैंक लोन का 1 लाख का 50% किसको जाएगा, चिंकिया को, और बोरोइंग्स जो है पूरा का पूरा 20,000 किसको चला जाएगा, वो चिंकिया को। दिस इज नथिंग बट इंडिविजुअल शेयर्स इन दी असेट एंड लायबिलिटी, क्लियर। तो ऐसा कब होगा, जब इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि इंडिविजुअल शेयर ऑफ नेट एसेट्स या सॉरी इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जब होगा ना, तब जाके वो जॉइंट ऑपरेशन होगा, ठीक है। अकाउंटिंग ऐसा करेंगे हम। अगर समझो सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली मुझे यहाँ पे नेट एसेट्स दिया है, नेट एसेट्स इज 80,000, और इस नेट एसेट्स में से यहाँ पे जो चिंकू है और मिंकू है, इनको जो है ना शेयर्स है, तो अगर नेट एसेट्स दिया है तो मान लो दैट इज अ जॉइंट वेंचर, नेट एसेट्स तो कंप्यूट करते हैं, दैट विल बी अ जॉइंट वेंचर, सब्जेक्ट टू दैट इट इज थ्रू अ सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आ गया, बोलो, एकदम सिंपल। देखो, each investor will record its own share of assets and liabilities, expenses and revenue. CFS is not prepared separately. तो separately हम CFS नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली उसका जो है ना each share को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। चलो, based on this, let's solve some questions. ट्रिपल वन, देखो ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 21, वेरी सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व, या रीड करने टाइम चाहिए, सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, क्या रीड करेंगे इसमें। P and Q forms a joint arrangement PQ using a separate vehicle, ठीक है, तो सेपरेट व्हीकल के थ्रू बनाया है, ओके। P and Q each own 50%। अब यहाँ पे ध्यान रखो, अपना जो है ना फर्स्ट वाला जो क्राइटेरिया है 50%, जो सेपरेट व्हीकल सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू यहाँ पे एक न्यू जॉइंट अरेंजमेंट बनाया है, तो फिर हम क्या मानते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है तो जॉइंट वेंचर है, नहीं, आगे देखना होगा कि जो असेट्स एंड लायबिलिटीज वाला शेयर है वो देखना पड़ेगा, of capital of PQ, ठीक है, 50% है और each. However, the contractual terms of the joint arrangement states that P has the rights to all machineries and obligation to pay all the bank loans. अच्छा चलो देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो मशीनरी का जो है शेयर है वो P का है, and obligation to pay the bank loan is PQ. ऑब्लिगेशन नहीं, P को जो है ना मशीनरी भी है और बैंक लोन भी पे करेगा,
ठीक है। P and Q have rights to all the other assets in PQ and obligation for all the other liabilities। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पूरा assets जो है वो PQ को मिल सकता है एंड liabilities भी जो है ना P and Q में शेयर है। PQ का जो assets and liabilities है उसमें P and Q का, ये देखो P and Q का शेयर होगा, यानी क्या, कैपिटल में उनका शेयर होगा, बैंक लोन में होगा, फिर उसके बाद अदर लोन में होगा अलग अलग, फिर मशीनरी, फिर क्या बैंक बैलेंस, बराबर वैसा इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल 50 ईच, पीक्यू बैलेंस शीट। ठीक है। अब यहाँ पे सोचो कि सर ये जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट वेंचर है, पहले तो वो डिटरमाइन करना पड़ेगा ना, अकाउंटिंग कैसा होगा उसके बेसिस में होगा। यहाँ तो 111 में पढ़ रहा हूँ, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा, तो फिर उस केस में यू हैव टू डिटरमाइन दैट वेदर इट इज अ जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन। अगर जॉइंट वेंचर है तो इंड AS 28 के हिसाब से इक्विटी मेथड लगाना होगा। यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन है तो फिर उस केस में वी हैव टू अकाउंट फॉर दिस एज पर द प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, राइट। तो अब क्या होगा, तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक सबसे पहले क्राइटेरिया सेपरेट व्हीकल है, ठीक है, सेपरेट व्हीकल है तो ठीक है, बट यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटीज में देखो तो इंडिविजुअल शेयर है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना, P and Q have rights to all the assets in PQ and obligation for all the other liabilities, बरोबर। तो यहाँ पे इंडिविजुअल शेयर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी है बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन एंड ये सेंटेंस की बेसिस में, तो फिर ये जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट ऑपरेशन की बेसिस में डिटरमाइन करेंगे। चलो अब क्या बोल रहा है, P का जो है ना मशीनरी में है, तो ये जो मशीनरी दिख रहा है ना, दिस कंप्लीटली बिलोंग्स टू P, ठीक है। और बैंक लोन बोल रहा है, बैंक लोन आल्सो बिलोंग्स टू P, राइट। तो अभी बाकी का पार्ट विल सेपरेट इन 50-50%। तो कैपिटल 50% से बाइफरकेट होगा, अदर लोन 50% से बाइफरकेट होगा एंड बैंक बैलेंस 50% से बाइफरकेट होगा। हाउ शुड P रिकॉर्ड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन PQ, यानी P का जो स्पेसिफिकली पूछ रहा है। अब P का स्पेसिफिकली जब पूछ रहा है तो फिर हम निकाल लेते हैं ना, कैपिटल का कितना परसेंट होगा 50%, तो 75,000 आ जाएगा, बराबर। बैंक लोन तो उसी का है 75,000 क्योंकि स्पेसिफिकली बोला है। अदर लोन अगर देखोगे तो अदर लोन में यहाँ पे आ जाएगा 37,500 आई गेस, यस। फिर उसके बाद मशीनरी असेट साइड अगर देखोगे तो मशीनरी जो है, मशीनरी पूरा का पूरा अपना भाई का ही है, पी का। अच्छा, पी का ही है, पी मतलब पीपी लिमिटेड। कैश बैलेंस जो है वो 50,000 के ऊपर 50% 25,000, बस सिंपल ऐसा रिकॉर्ड कर लेगा। मतलब असेट्स ऊपर आना चाहिए और लायबिलिटीज नीचे आना चाहिए। प्रेजेंटेशन वाइज मैंने ऊपर नीचे कर दिया, बट फिर भी ऐसा ही करते हैं। कैसा करते हैं, 50% जो है ना वो ले लेंगे और जो स्पेसिफिकली बोला है पी को, वो पी का स्पेसिफिकली ले लेंगे, जैसा मशीनरी एंड बैंक लोन, राइट। क्लियर है। अगर क्लियर होगा then in that case we'll move forward। yes sir। पक्का। चलो, under Ind AS 111 P should record the following financial asset to account for its rights in asset of PQ and its obligation against the liabilities of PQ। तो देखो मशीनरी आ जाएगा, फिर उसके बाद कैश बैलेंस आ गया। अब मशीनरी जो है पूरा का पूरा आ गया क्योंकि स्पेसिफिकली बोला है। कैश बैलेंस 50,000 में से 50% उसका शेयर है तो फिर 25,000 आ गया। कैपिटल जो था 1,50,000 उसमें से 50% है तो 75,000 आ गया। फिर उसके बाद अगर देखोगे बैंक लोन सिर्फ पी का था तो बैंक लोन 75,000 आ गया और अदर लोन जो था 75,000 था, उसका 50% 37,500 आ गया। यहाँ पे एकदम सिंपल था। तो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 22। शुरू करें, चलो। AB Limited and BC Limited have established a joint arrangement to a separate vehicle of in PQR। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, AB लिमिटेड है एंड BC लिमिटेड है और ये दोनों मिलकर क्या किया है, एक सेपरेट व्हीकल क्रिएट किया PQR। The legal form of separate vehicle does not confer separation between the parties and separate vehicle itself। तो यहाँ पे सिंपली ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, वो सेपरेशन का ये क्राइटेरिया नहीं है, यानी क्या, इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटीज में इनका शेयर है, ठीक है। Thus both the parties have rights to assets and obligation of the liabilities of PQR। तो सिंपली बोल रहे हैं कि जो भी एसेट्स है उस पे शेयर है और लायबिलिटीज है
उसमें उनका ऑब्लिगेशन है, तो वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एज दी नीदर the contractual terms nor the other facts and circumstances indicate otherwise, it concluded that arrangement is joint operation and not joint venture. अच्छे लोग हैं, इन लोग बहुत अच्छे दिल वाले हैं, तो joint operation बोल दिया, joint venture नहीं है, joint operation है। Both the parties own 50% each of the equity interest in PQ, ठीक है, 50% own करते हैं। However, the contractual terms of the joint arrangement state that AB Limited has rights to all the building number 1. तो यहाँ पे building number 1 है क्या? Yes, ये किसका है? ये AB Limited का है, बराबर, owned by PQR, and the obligation to pay debts owned by PQR to lender XYZ. अच्छा, तो debt owed to XYZ जो है, this will be of AB Limited. अच्छा, very good. AB Limited and BC Limited have rights to all the other assets of PQ and obligation to all the liabilities in PQ in the proportion of equity. तो 50% each है, तो फिर यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? How AB Limited should record its financial statements in rights and obligation in PQR. ठीक है, PQR में कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे वो पूछ रहे हैं। पहले चीज हमने ये डिटरमाइन कर दिया, डिटरमाइन किया, क्वेश्चन ही बोल दिया कि जॉइंट ऑपरेशन है, पहले डाउट क्लियर हुआ। सेकंड थिंग, मेरे यहाँ पे क्या क्या है? बिल्डिंग नंबर 1 जो है वो AB लिमिटेड का है, एंड बिल्डिंग नंबर सॉरी डेट ओ टू XYZ जो है ना वो AB लिमिटेड का है। बचा हुआ पूरा जो है ना 50-50% बांट दो, तो यहाँ पे AB लिमिटेड का पूछा है ना, तो कैश में जो है ना 50% बांट दो, दिस विल कम आउट टू बी 20। फिर उसके बाद बिल्डिंग तो पूरा का पूरा इसी का है, बिल्डिंग 2 में 50% बांट दो 100, यहाँ पे पूरा का पूरा 240 इसी का आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 100 का 50% 50 हो जाएगा, इक्विटी का 100 का 50% 70 हो जाएगा। बस इसी को लाइन से लिख दो। देखो यहाँ पे अंडर 111 AB Limited should record all the following financial and statements to account for its rights in assets of PQR and its obligation for the liabilities of PQR, ठीक है। तो कैश बैलेंस 20 है, राइट, तो 20 अपना भी आया। बिल्डिंग 1 240 था, जो 240 आया क्यों, क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है। बिल्डिंग 2 का वैल्यू 100 था, उसमें से सॉरी बिल्डिंग 2 का वैल्यू जो है 200 था, उसका 50% विल बी आश है, तो फिर यहाँ पे 50% शेयर ले लिया हमने। द लायबिलिटी टू द XYZ जो है ना, XYZ का वो पूरा का पूरा AB लिमिटेड ने कंसीडर किया था, यानी कि उसने ले लिया था, तो पूरा का पूरा आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 50%, तो 50 आया, और 140 का 50% 70 आ जाएगा। AB Limited has the rights to all the building of number 1. It records the amount in its entirety. एकदम सिंपल क्वेश्चन बोलो, एकदम सिंपल है, कोई भी डाउट है क्या ये क्वेश्चन में? So this is how we do the accounting for joint operation. क्लियर है क्या बोलो? And the YouTube students. Yes, sir. पक्का ऐसे क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में? कॉन्फिडेंस से बोलो, कॉन्फिडेंस से, यस सर करके। yes. चलो, अब एक और लास्ट चीज है जो मुझे बताना है, क्या? अगर समझो जॉइंट ऑपरेशन है, उसको ना ऐसा बंद करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, समझो यहाँ पे एक क्या बनाते हैं अपन, जॉइंट ऑपरेशन। जॉइंट ऑपरेशन का नाम क्या लगता है? पीपी वर्सेस पीपीबी लिमिटेड। चलो दिस इज लिमिटेड रखो, पीपीबी करके एक जॉइंट ऑपरेशन है इनका, दो इट इज थ्रू अ सेपरेट व्हीकल, बट जो है ना अपने पास, चलो पीपी लिमिटेड ले लेते हैं, हाँ पीपी लिमिटेड ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पीपी लिमिटेड जो है, पीपी लिमिटेड इज अ जॉइंट ऑपरेशन, राइट। अब जॉइंट ऑपरेशन है, अच्छा, तो फिर उस केस में यहाँ पे इसके कुछ एसेट्स हैं। अब तुम्हें तो पता ही है, जो एसेट्स होगा जॉइंट ऑपरेशन में, उसके जो पार्टीज हैं, पार्टीज टू जॉइंट अरेंजमेंट, उनका भी शेयर होगा इसमें,
यानी उन्हीं का शेयर होगा ना। जैसे हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या देखा था कि अगर एबी लिमिटेड है, एबी लिमिटेड का पूरा शेयर है बिल्डिंग 2 में, पूरा का पूरा था क्या? नहीं, बिल्डिंग 2 में 50% था सिर्फ। तो हमने 100 में से 50% किसको दिया? 50% हमने एबी को दिया और बचा हुआ दूसरे को दिया, बराबर। तो वैसे ही है, तो जो भी बिल्डिंग असेट्स रहेगा उसमें क्या रहेगा? उसमें ये रहेगा कि उनका शेयर रहेगा और दूसरे का शेयर भी रहेगा, ठीक है। तो इसका जो पार्टीज है ना, वो पार्टीज का नाम भी लिख लेते हैं। पार्टीज का नाम क्या लिखेंगे? ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी जो है ना पार्टीज टू जॉइंट अरेंजमेंट है। अब क्या हो रहा है, कुछ एक पीपीई है, दिस इज द पीपीई, और ये पीपीई परचेज करना चाह रहा है। कौन परचेज करना चाह रहा है? परचेज नहीं, सॉरी, ये जो पीपीई है वो परचेज करना चाह रहा है बी लिमिटेड, राइट। ये जो है ना परचेज करने चाह रहा है कौन? बी लिमिटेड, राइट। चलो परचेज तक रहने देते हैं, हम न्यू सेशन क्रिएट करते हैं पहले। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो पी है ना, पी जो है ये परचेज करना चाह रहा है पीपीई। अब पीपीई जो परचेज करना चाह रहा है, ये वाला जो पीपीई है, इसका शेयर तो ऑलरेडी है ना। यानी क्या सर, ये जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड का समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये जो जॉइंट अरेंजमेंट में इनका शेयर है 50-50%, राइट। तो ये जो पीपीई है इसमें तो ऑलरेडी बी का 50% है, बट इसको परचेज करने, अब क्या करना होगा? जो बचा हुआ 50% है उसके लिए पे करना होगा ना, राइट। समझ रहा है? लॉजिक समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पीपी लिमिटेड है, जॉइंट अरेंजमेंट, उसके दो पार्टी है और इनका शेयरिंग जो है ना 50-50% है, और ये इसमें एक एसेट है जो पीपीई है, और ये पीपीई को बी परचेस करना चाह रहा है। जब बी परचेस करना चाह रहा है, राइट, जब बी परचेस करना चाह रहा है, तो उस केस में मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ? बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन जाते हैं अपने जॉइंट अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इस पीपीई में, ये जो पीपीई है, ये पीपीई में इसका तो ऑलरेडी 50% शेयर है ना, बरोबर। अगर इसका ऑलरेडी 50% शेयर होगा तो इसको कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ 50% पे करना पड़ेगा, बरोबर। सिर्फ 50% पे करना पड़ेगा, वो भी किसको? ए लिमिटेड को पे करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ परचेस, राइट, बरोबर। ये बी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया क्या तुम्हें? कि इसको परचेस करने 50% पे करना पड़ेगा, किसको? ए को, ठीक है सर। अब क्या होता, जो जॉइंट अरेंजमेंट है, आ गया मैं जॉइंट अरेंजमेंट में, ठीक है, मैं जॉइंट अरेंजमेंट हुआ अभी। अब ये जॉइंट अरेंजमेंट में मेरा जो ये है कौन? पार्टी बी, वो क्या बोल रहे हैं? उसको असेट परचेस करना है। तो मेरे लिए कौन? जो जॉइंट अरेंजमेंट है, जॉइंट अरेंजमेंट के लिए दैट विल बी अ सेल, राइट, दैट विल बी अ सेल, बरोबर। तो जब जॉइंट अरेंजमेंट है, वो सेल किसका है? जॉइंट अरेंजमेंट का सेल है, तो सेल में भी कितना रिकॉर्ड करेगा? सिर्फ और सिर्फ ओनली अप टू द शेयर ऑफ ए लिमिटेड, ओनली अप टू द शेयर ऑफ ए लिमिटेड। यानी क्या? बी तो सिर्फ 50% पे करेगा, बी जो है वो सिर्फ 50% पे करेगा। क्यों? क्योंकि उसका तो ऑलरेडी पीपीई में 50% शेयर है, राइट। तो जितना ये पे करेगा उतना ही रिकॉर्ड कर लूंगा ना। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट पीपी लिमिटेड जो है, पीपी लिमिटेड जब कोई सेल करेगा, तो सेल करेगा तो कितना वो रिकग्नाइज करेगा? रिकग्नाइज इतना ही करेगा जितना जो पार्टी है, दूसरा पार्टी जो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड जितना शेयर है उतना ही रिकग्नाइज करेगा। यानी क्या? यहाँ पे एंट्री ओवरऑल बोलो फॉर सेल, एंट्री फॉर ओवरऑल सेल, तो बैंक में आएगा पैसा, यस सर, बैंक में आएगा, टू असेट चला जाएगा। दिस विल बी ओनली अप टू द शेयर ऑफ द पार्टी, जो पार्टी कौन? जो अदर पार्टी है ना, ये सेल ये परचेस कर रहा है, तो अदर पार्टी का शेयर जितना है उतना ही हम रिकग्नाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पे करना है, बरोबर। तो जो भी लॉस या गेन आएगा, वो लॉस या गेन जो है ना यहाँ पे चला जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बी लिमिटेड है, ठीक है, समझो फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे पीपीई का जो है ना वैल्यू है 100, ठीक है, पीपीई का वैल्यू है 100, इसमें से बी का ऑलरेडी 50% था, तो 50 आ गया, बी का जो है ना 50 है, तो एडिशनल इसको कितना पे करना पड़ेगा? एडिशनल इसको 50 पे करना पड़ेगा। कैसे सर? देखो, बी का जो है ना 50% पीपीई में ऑलरेडी था, बरोबर। अब कितना पे करना पड़ेगा? जो ए का शेयर है,
ए का शेयर है वही पे करना पड़ेगा। ए का शेयर कितना है 50% है तो 50 पे करना पड़ेगा। बट इसने कितना पे किया, इसने 45 पे किया समझो। लेट्स टेक एन एग्जांपल 45 में बिका, क्योंकि मशीनरी है, डेप्रिसिएशन वगैरह होता रहता है। तो यहाँ पे कैसा आएगा, तो बैंक में कितना आया 45 बरोबर, असेट कितना जाएगा 50 बरोबर, और लॉस कितना आएगा 5। ओनली अप टू दी अदर पार्टी, जो अदर पार्टी है उतना ही शेयर रिकॉग्नाइज करेंगे हम, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। वो लॉजिक बता दिया क्यों, क्योंकि इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर है ना इसमें, जितना इनका एडिशनल बनने का है वो पर्टिकुलर एसेट को परचेस करने के लिए उतना ही एडिशनल पे करेंगे। इज दैट क्लियर? बट यहाँ पे सर बुक्स एंट्रीज किसके बुक्स में कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्रीज पीपी लिमिटेड के इसमें कर रहे हैं, और पीपी लिमिटेड के लिए दिस विल बी अ सेल बरोबर। ये सेल जब माना जाएगा, ये सेल है तो सेल का एंट्री मारेंगे ना, और सेल कितना होगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अदर पार्टी। बस लॉजिक क्लियर हुआ क्या, बोलो। एग्जांपल भी करेंगे, डोंट वरी। देखो, अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ असेट टू जॉइंट ऑपरेशन बाय जॉइंट ऑपरेशन, अच्छा जॉइंट ऑपरेटर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला चेंज कर लो, जॉइंट ऑपरेटर ऐसा मान लो, ठीक है। चलो क्या होगा, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो असेट हो जाएगा, और जो भी डिफरेंस है वो जाएगा लॉस ऑन असेट और गेन ऑन असेट, ठीक है। रिकॉग्नाइज सेल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर ऑफ अदर पार्टीज इन द जॉइंट ऑपरेशन। जो अदर पार्टी है उतना ही शेयर हम रिकॉर्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो अदर पहले वाले जो पार्टी है जो परचेस कर रहा है या जो सेल कर रहा है उसको ऑलरेडी शेयर है उसमें, उसके लिए। देन कम्स दी यहाँ पे दूसरा एक और चीज है, अकाउंटिंग फॉर द परचेज ऑफ एन एसेट फ्रॉम जॉइंट ऑपरेशन टू जॉइंट ऑपरेट बाय जॉइंट ऑपरेटर। यानी यहाँ पे परचेस कर रहा है, जब परचेस कर रहा है तो यहाँ पे कैसा होगा एंट्री, यहाँ पे हेडिंग ही ये किया, आज हेडिंग चेंज कर रहे हैं, फ्रॉम जॉइंट ऑपरेटर बाय जॉइंट वेंचर, ठीक है, सॉरी जॉइंट ऑपरेशन। चलो दूसरा केस देखते हैं, पहला वाला केस समझ गया, अब दूसरा वाला केस देखते हैं। सेकेंड, पीपी लिमिटेड है, सेम अपना पार्टीज कौन रहेगा, ए एंड बी, सेम, ठीक है। अब क्या होगा, पीपी लिमिटेड जो है, पीपी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड से कुछ असेट परचेस करना चाह रहा है, यहाँ पे ए लिमिटेड से कोई असेट परचेस करना चाह रहा है, राइट बरोबर। अब जब असेट परचेस करेगा पीपी लिमिटेड, दैट विल बी परचेस बरोबर, पीपी लिमिटेड जो है यहाँ पे परचेस कर रहा है, बट परचेस जब करेगा तो कितना रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट सेम है। ए लिमिटेड में, ए लिमिटेड की बात करूं मैं, तो ए लिमिटेड का इस पर्टिकुलर असेट में ऑलरेडी शेयर है ना, जैसे 50-50% जैसा बोलता हूं मैं, तो 50% ऑलरेडी शेयर है, तो पीपी लिमिटेड को कुछ पे करना नहीं होगा, राइट। बट शेयर किसका रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे शेयर सिर्फ बी लिमिटेड का रिकॉर्ड करेंगे, राइट, सिर्फ कितना, बी लिमिटेड का रिकॉर्ड करेंगे। तो सेम असेट आएगा तो असेट अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक पे पैसे जाएगा टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट जाएगा वो जाएगा बराबर। अब ये जो अमाउंट जाएगा, यानी क्या बोल रहा हूं, ये जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड को जो है ना, जो ये असेट परचेस कर रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, नंबर से समझते हैं, समझो 100 रुपीज का असेट ले रहा है, राइट। इसमें से 50% जो है, 50% यहाँ पे बी का शेयर है, तो बी कुछ पे नहीं करेगा बरोबर। बट कितना एक्सटेंट हम रिकॉग्नाइज करने का है, सिर्फ बी लिमिटेड को रिकॉग्नाइज करना है, राइट। तो बी लिमिटेड 50 रुपीज पे करना पड़ेगा ना बरोबर। अगर पीपी लिमिटेड में असेट आना है एंड असेट में सबका शेयर होगा, तो वैसा ही बी लिमिटेड का भी शेयर होगा, तो ए लिमिटेड का 50% चला गया तो 50% बचेगा, तो 50 रुपीज पे करना पड़ेगा बी लिमिटेड, राइट। तो 50% हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज, तो 50 और 50 आ जाएगा, बस सिंपल, एकदम खटाखट, बस। आया समझ क्या बोला मैंने, यानी सिंपल इतना ही है, परचेस हो या सेल हो, हमें क्या करना है, वी हैव टू रिकॉग्नाइज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अदर पार्टी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अदर पार्टी का क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि अपना शेयर तो ऑलरेडी है ना बराबर, अपना शेयर तो ऑलरेडी है,
बस हमें क्या करना पड़ेगा, अगर असेट परचेस कर रहा है जॉइंट वेंचर तो मुझे पे करना पड़ेगा, तो उतना पार्ट पे करूंगा। अगर अदर पार्टी का जो है ना सेल हो है तो फिर उस केस में मुझे पैसा मिलेगा, तो अदर पार्टी पैसा देगा। तो सिमिलर वे में हम जितना अदर पार्टी का पार्ट है उतना ही रिकग्नाइज करेंगे। तो देखो आ जाओ यहाँ पे, recognize purchase only to the extent of share of other party in the joint operation asset to bank account करेंगे। तो amount paid to purchase the asset into share of a joint operation। अब यहाँ पे डायरेक्टली बैंक अकाउंट को क्यों क्रेडिट कराओ, क्योंकि इंडिविजुअल लायबिलिटी और इंडिविजुअल असेट्स के अगेंस्ट शेयर होता है। तो यहाँ पे जब परचेस करता रहेगा असेट्स में, असेट परचेस करता रहेगा उसका शेयर रहेगा, किसका, अदर पार्टी का शेयर होगा, बराबर। एंड जितना भी परसेंट है उसका उतना परसेंट उसको पे करना पड़ेगा, उसके लिए असेट अकाउंट टू बैंक, राइट। अब इसमें एक और भी चीज होता है, समझो यहाँ पे जो जॉइंट ऑपरेशन ने असेट बेचने का सोच रहा है, यानी असेट सेल करने का। जब असेट सेल करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको पता चला कि ये जो असेट है वो इम्पेयर्ड है, राइट, जो असेट है वो इम्पेयर्ड है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर इम्पेयरमेंट है तो इम्पेयरमेंट पूरा का पूरा अपने को ही रिकग्नाइज करना है, राइट। तो पहले क्या करेंगे, पूरा का पूरा असेट को इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज करेंगे, यानी क्या ये अदर पार्टी वगैरह कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करेंगे और यहाँ पे बाकी का असेट सेल ऑफ कर देंगे। बस इतना ध्यान रखो क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है, राइट। चलो इसके दो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, देन वी आर डन विद दिस Ind AS। इलस्ट्रेशन नंबर 23, लेट्स स्टार्ट। कितना 8:45, ओके। A Limited is one of the parties to the joint operation holding 60% interest in joint operation and the balance 40% interest is held by another joint operator। नहीं समझा सर, A Limited जो है ये joint पार्टी, वन ऑफ दी पार्टी है और इसका होल्डिंग 60% है एंड बैलेंस 40% दूसरा पार्टी होल्ड कर रहा है। A Limited has contributed an asset held by it to the joint operation for the activities to be conducted in joint operation. The carrying value of asset sold was 100 and the asset was actually sold for 80, that is at a loss of 20. How should A account for sale of the joint operation in its books? अच्छा, तो यहाँ पे किसके बुक्स में बोल रहे हैं, A के बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आ जाओ बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, जॉइंट ऑपरेशन है, राइट, जॉइंट ऑपरेशन है। यहाँ पे ए लिमिटेड जो है सेल कर रहा है, ठीक है। अब जब ए लिमिटेड जॉइंट ऑपरेशन को सेल कर रहा है, इस पर्टिकुलर जॉइंट ऑपरेशन में ए लिमिटेड का ऑलरेडी शेयर है, कितना है सर, 60%, राइट। तो 40% जो है, 40% कैश किसको मिलेगा, ए लिमिटेड को। क्यों 40% मिलेगा, सिर्फ क्यों, 60% ए लिमिटेड का एसेट में चला गया। अब इसको 40% जो अदर पार्टी है, जो अदर जॉइंट ऑपरेटर है, उसका शेयर मिलेगा, बरोबर। अब जब शेयर मिलेगा तो कैसा अकाउंट फॉर करेगा, ए के बुक्स में, ए को बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो इसका असेट जाएगा, राइट, बरोबर। तो यहाँ पे देखो, कैरिंग वैल्यू ऑफ द असेट वाज सोल्ड फॉर 100 एंड द एक्चुअल असेट वाज एक्चुअली सोल्ड फॉर 80 एट द लॉस ऑफ 20। अच्छा, तो कैरिंग अमाउंट इसका कितना था, 100, बट इसका जो सेल वैल्यू है वो 80 है, तो लॉस ऑफ 20 रुपीज में बेचा। तो कैरिंग वैल्यू 100 में से अगर देखोगे तो 60% वाज ऑफ ए, बचा 40% किसका होगा, अदर जॉइंट ऑपरेटर। तो अदर जॉइंट ऑपरेटर का हमें रिकग्नाइज करना होगा। अदर जॉइंट ऑपरेटर 40 रुपीज देगा, राइट, सॉरी, अदर जॉइंट ऑपरेटर का असेट का कैरिंग अमाउंट में 40 रहेगा, बट वो कितना पे करेगा, 80 रुपीज सेल वैल्यू है, 80 इंटू जो भी उसका 40% है, तो रुपीज 32 आएगा, तो 32 और लॉस चला जाएगा 8 रुपीज का। Is that clear? This is in the books of A Limited, huh? In the books of A Limited. Is that clear? बोलो। ये देखो यहाँ पे एंट्री, बैंक अकाउंट 32, असेट 40 एंड लॉस ऑन 8। देखो फिर से बताता हूँ, सुनो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। जैसा ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड बेच रहा है जॉइंट ऑपरेशन को, राइट, ए लिमिटेड बेच रहा है जॉइंट ऑपरेशन को, तो ए लिमिटेड का 60% इज ऑलरेडी देयर इन जॉइंट ऑपरेशन, बराबर। अगर ये एसेट कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये एसेट का 60% तो ए लिमिटेड का है, बट ये एसेट को परचेज, मतलब ये एसेट को जॉइंट ऑपरेशन में जाने के लिए अदर 40% भी मिलना चाहिए ना, तो ए लिमिटेड को अदर 40% का पैसा मिलेगा। वो कैसा मैंने कंप्यूट किया, देखो कैरिंग अमाउंट था 100 का 40% कितना होगा, 40, राइट। तो एक्चुअल में पे कितना करना चाहिए था, 40, बट पे कितना हो रहा है,
पे कितना हो रहा है 32, तो बैंक अकाउंट में 32 आएगा, राइट। एसेट जाएगा मेरा 40 का और लॉस आएगा मेरा 8 का, बस। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 24, आई गेस ये स्टैंडर्ड का जो है ना लास्ट इलस्ट्रेशन है। A Limited is one of the parties to joint operation holding 60% interest in joint operation and the balance 40% interest is held by another joint operator. तो क्या हो रहा है, A Limited जो 60% होल्ड कर रहा है एंड यहाँ पे बैलेंस 40% होल्ड कर रहा है बाय अनदर जॉइंट ऑपरेटर. A Limited has purchased an asset from the joint operation. The carrying value of the asset in the books of joint operation is 100 and the assets actually purchased is for 80 at the loss of 20. How A Limited should account? अच्छा यहाँ पे जॉइंट ऑपरेटर के बुक्स में ही पूछा है हमने, तो जॉइंट ऑपरेटर के बुक्स में बोलो A Limited के बुक्स में, राइट. A Limited के बुक्स में अगर जॉइंट ऑपरेशन देखेगा तो यहाँ पे एसेट का वैल्यू कितना है 100, इसका सेल वैल्यू कितना है 80, बरोबर. तो यहाँ पे एसेट का वैल्यू 100 है एंड सेल वैल्यू इज 80 और A Limited इज परचेजिंग द एसेट, राइट, बरोबर है. A Limited इज परचेजिंग द एसेट. अगर मैं बोलूं ये एसेट जो 100 है इसमें ऑलरेडी 60% A का था, बराबर, ऑलरेडी 60% A का था. अब पे कितना करना पड़ेगा A को सिर्फ पे करना पड़ेगा सर, ओनली 40% पे करना पड़ेगा, राइट. A को सिर्फ 40% पे करना पड़ेगा, बरोबर. तो A पे करेगा सिर्फ 40%, राइट. तो देखो एसेट परचेज कर रहा है, यहाँ पे ध्यान रखो एसेट परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एसेट आएगा, बट एसेट कितने का आएगा टू बैंक, कितना पे करेगा, सेल प्राइस 80 है इनटू 40% which will be 32 और एसेट आ जाएगा 32. यहाँ पे लॉस नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे सर. ये देखो A लिमिटेड जब परचेज कर रहा है, A लिमिटेड इज परचेजिंग द एसेट, तो परचेज जब करेगा तो लॉस क्यों रिकॉग्नाइज करेगा, उसके लिए तो परचेज प्राइस कितना है 80 है, बराबर. उसके लिए तो परचेज प्राइस कितना है वो 80 रुपीज है, मतलब 80 इन द सेंस 80 में से 60% उसका ऑलरेडी शेयर था, अभी 40% उसको पे करना पड़ा है, राइट. तो यहाँ पे सिर्फ जो 40% है उसी का रिकॉग्नाइज करेगा, लॉस क्यों रिकॉग्नाइज करेगा, लॉस तो जॉइंट ऑपरेशन का रहेगा ना. अब बोलोगे सर घूम फिर नहीं, सिर्फ A लिमिटेड परचेज कर रहा है, तो परचेज करने के समय उसका प्राइस 80 है और 80 में से जो 40% है उसको पे करना है, तो 40% पे कर दिया और यहाँ पे उसका आंसर देखो एसेट अकाउंट 32 टू बैंक 32. ये देखो further while accounting in the interest in joint operation A limited shall not record any share in the loss incurred by the sale by the joint operation. तो joint operation का जो भी सेल है वो लॉस नहीं ले बेयर करेगा. इज दैट क्लियर, बोलो. पक्का समझ में आ गया. चलो with this we end this Ind AS 111. ठीक है, हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया. एक बार ये जो है ना नोट्स जो दिया है मैंने वो एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो फिर सब कुछ हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. सो मे बी फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद Ind AS 27. एक लेक्चर लगेगा Ind AS 27. अगर Ind AS 27 नहीं होता है तो Ind AS 115 से चालू एंड आल्सो अ वेरी बिग स्टैंडर्ड एंड इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड. ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी करते हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे. बाय बाय. बाय बाय.